हिंदी भाषा कक्षा 9 गद्य पर आधारित प्रश्न पूछना है, जो इस प्रकार है। हमारे देश में जातिवाद सबसे जटिल समस्या है। यह समस्या स्वास्थ्य राष्ट्रीयता के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। कहना कठिन है कि जाति प्रथा देश में कब जन्मी। इतिहासकार ये मानते हैं कि जब आर्य भारतवर्ष में आए उस समय सम्मिलित यहाँ के देशवासियों से हुआ। इस तरह प्रारंभ में दो ही सांस्कृतिक समूह थे, आर्य और अनार्य। यह भेद जाति का और संस्कृत का था, जो केवल आर्यों और अनार्यों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु धीरे धीरे आर्यों में भी भेद होने लगे और 4 जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह जाति व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, न कि जन्म पर। कालांतर में जाति प्रथा जन्म और वंश से संबंधित हो गई। हमारे संविधान के निर्माता यह जानते थे कि जाति प्रथा और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने संविधान में इस तरह के नियम बनाए जिसके द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति के आधार पर भेदभाव पक्षपात न हो सके। यह स्थिति दुखद है कि जातिवाद के अनुसार सभी जातियों के व्यवसाय पूर्व निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सामाजिक न्याय के विपरीत है। जो भी राष्ट्र का हित चाहते हैं वे जातिवाद का डटकर मुकाबला करें, इनके उन्मूलन में सहयोग करें। पहला प्रश्न है, भारत में किस समस्या का जटिल माना जाता है? दूसरा है, हमारे संविधान निर्माताओं को किस बात का ज्ञान था? तीसरा है, जाति व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ? चौथा है, संविधान में जाति प्रथा का यह क्या संदर्भ है? पांचवा है, लेखक ने किस दुखद स्थिति का संकेत किया है? और छठवां है, इतिहासकारों के अनुसार देश में जाति प्रथा कब पनपी? इनका उत्तर इस प्रकार है। पहले का उत्तर है, भारत में जातिवाद की समस्या को जटिल माना जाता है। दूसरा उत्तर है, हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि जाति प्रथा और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते। तीसरा उत्तर इस प्रकार है, पहल 4 जातियों का जन्म हुआ, व्यवसाय पर आधारित थी कि जन्म पर, बाद में जाति प्रथा जन्म और वंश से संबंधित हो गई। चौथा उत्तर इस प्रकार है, संविधान के निर्माता जानते थे कि लोकतंत्र में जातिवाद का कोई महत्व नहीं होता, अतः उनसे संविधान में इस तरह के नियम बनाए जिनके द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति के आधार पर पक्षपात या भेदभाव न हो सके। उत्तर नंबर 5 इस प्रकार है, लेखक ने इस दुखद स्थिति की ओर संकेत दिया कि हमारे देश में व्यवसाय पर आधारित जातिवाद भयंकर स्वरूप में बदल गया है। अब जन्म के आधार पर जाति, वंश और व्यवसाय निर्धारित है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के बिल्कुल विपरीत एवं घातक है। छठवां उत्तर इस प्रकार है, इतिहासकार मानते हैं कि जब आर्य भारतवर्ष में आए उस समय उनका सम्मिलन इसे सम्मेलन कह सकते हैं, यहाँ के देशवासियों से हुआ। इस प्रकार 2 सांस्कृतिक समूह पनपे, एक और दूसरा अनार्य। यह भेद जाति का और संस्कृत का भी था। अगला है गद्य अवतरण इस प्रकार है। अगला, श्रेष्ठ ने मानव को 2 सर्वश्रेष्ठ वरदान दिए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण वरदान है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर से ही जिंदगी की सही शुरुआत होती है। अस्वस्थ शरीर में कहाँ जीवन होता है, वह जीवन पर तो बोझ होता है। जीवन के सभी सुख, सभी सौंदर्य, सभी आनंद स्वास्थ्य होने पर ही मिलते हैं। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, ये शिथिल हो जाती हैं। जीवन को जल भी इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार रुका हुआ जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शिथिल और कर्मवीर व्यक्ति जीवन से स्वास्थ्य खो देता। स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, या खेलता कूदता नहीं है, वह उत्फुल्ल और प्रसन्न रह नहीं सकता। जब हम खेलते हैं तो हमें नया प्राणवेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। हम देखते हैं कि हवा के झोंके एक दूसरे को पीछा करते हुए दूर दूर तक दौड़ते हैं। वृक्षों की शाखाओं को हिला हिलाकर अटखेलियाँ करते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। हमें भी जीवन के जगत से प्रेरणा लेते हुए खुले मन से खेल कूद में भाग लेना चाहिए। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य और खेल कूद परस्पर एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? दूसरा है, उदाहरण
देते हुए सिद्ध कीजिए कि प्रकृति भी खेलकूद पसंद करती है। तीसरा है स्वास्थ्य का कर्म में क्या संबंध है। चौथा है जीवन को जल क्यों कहा गया है। पांचवा है आनंदमय जीवन की कुंजी किसे कहा गया है। छठवां उपर्युक्त गद्यांश के लिए शीर्षक बताना है। ये प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं जिन्हें विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे और याद भी करेंगे।